Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the torsion in RCC beams. This is lecture 3 part 4. So before beginning, let me introduce you. वही intro तुम लोग भी सोचते हो काश की कोई अच्छी सी मैम होती, सुरीली आवाज़ के साथ पढ़ाती, कितना अच्छा लगता, बट क्या करें, अब यही है. So myself Piyush Sharma, I'm here for the competitive exam, to help you for the competitive exam, and let's begin our लेक्चर. हो रहा है प्रोसेस हो रहा है. ओके, तो टॉर्जन क्या है? टॉर्जन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा मूवमेंट जो इसके क्रॉस सेक्शन को उसी के प्लेन में रोटेट करे, ऐसे मूवमेंट्स को टॉर्जन कहते हैं. अब सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि सर आरसीसी स्ट्रक्चर्स में किन किन कंडीशन के अंदर टॉर्क बन सकता है या टॉर्क आ सकता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन शेप. तो यहाँ पे दो केसेस की मैंने बात की है. इसमें से पहला है अ बीम विद स्लैब ओनली ऑन वन साइड. अब आप एक बात मैंने आपको ड्यूरिंग बीम एनालिसिस या कहूँ बीम डिज़ाइन में समझाई थी कि बीम और स्लैब एक साथ कास्ट किए जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू एक्ट एज वन यूनिट. बट देखा जाए तो कैंटिलीवर है ये स्लैब, इसका वेट तो आएगा ही. वेट का इफेक्ट कुछ ऐसा होगा क्रॉस सेक्शन के ऊपर. हेंस वी कैन से दैट कि ये जो बीम होगी यहाँ पे वो टॉर्क के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी. बिल्कुल सर, ये बात क्लियरली समझ में आई. क्या और कोई ऑप्शंस हैं या और कोई वे हैं जिसकी वजह से टॉर्क आएगा? बिल्कुल. एंड जो बीम्स होती हैं स्लैब के साथ लगी हुई, उन सब के अंदर टॉर्जन होता है ना. बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना. तो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल. बीच में सपोज करो एक बीम है, इंटरमीडिएट बीम, यहाँ पे जो ब्लू में दिख रही है आप लोगों को. अगर यहाँ पे हम लोगों ने साइड में देखा जाए, साइड से टू साइड से कुछ भी कह लो, सिंपली सपोर्टेड कह लो, कुछ भी कह लो, रिजिड भी है तो भी कोई नहीं, ये बीम अंडर लोड इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो करेगी. ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका इस टाइप से और नीचे का इस टाइप से, तो ये कैसा हो गया? अपने प्लेन में रोटेट करेगा. क्या लग गया? टॉर्शन. वहीं जो इंटरमीडिएट बीम्स हैं उनके अंदर कोई टॉर्शन नहीं है. इस बात को क्लियरली नोट कर लेना, इसलिए मैंने निकाला है एंड बीम्स ऑफ स्लैब. सिर्फ उन्हीं के ऊपर बनाया है. यहाँ पे इंटरमीडिएट होते हैं, उनके अंदर नहीं होगा टॉर्शन. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, कई बार पूछा, कई बार मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फ्रीक्वेंटली एक दो बार देखा मैंने. पीएसयू हो चाहे ईएसयू हो कि भाई कहाँ पे तुम बना रहे हो, तो टॉर्शन का कौन कौन सी बीम्स में आ सकता है, बीच में वाली में नहीं आएगा, कोने वाली में आ सकता है. चलो अब बात करते हैं. सर टॉर्शन तो बता दिया, पढ़ भी चुके हैं, डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा इस पर टॉर्शन को रेजिस्ट करे हमारा स्ट्रक्चर. तो फैक्टर्ड लोड की बात करते हैं. अगर मूवमेंट m था तो उसे फैक्टर 1.5 किया था, शेयर फोर्स v था तो 1.5 किया, तो वो डिज़ाइन शेयर फोर्स डिज़ाइन मूवमेंट बना था. उसी तरीके से जो टॉर्क है उसको 1.5 टाइम्स कर दोगे तो डिज़ाइन टॉर्जन मिल जाएगा. चलो ये भी बढ़िया काम हो गया. सिंपल जो पहले से था वही सेम चीज़ कंटिन्यू हो गई है. फिर डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं. क्लॉज 41.3 उसने शेयर और टॉर्जन के बारे में बताया. उसने कहा है कि टॉर्जन की वजह से शेयर फोर्स जो है बढ़ जाएगा. अपन को एक बात पता है कि जहाँ पे भी टॉर्जन होगा उसकी वजह से शेयर स्ट्रेस आता ही आता है. शेयर स्ट्रेस कहूँ तो एक तरीके से शेयर फोर्स भी वहाँ होगा. तो इसका मतलब हम जो डिज़ाइन करते थे स्टिरअप, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा ड्यू टू टॉर्शन. इफ़ेक्ट का मतलब उसके अंदर न्यूमेरिकल चेंजेस आएंगे. तो वो डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या हो गया, उसको कोड ने क्या बोला है वो देखते हैं. कोड ने बोला है इक्विवेलेंट शेयर. अभी इक्विवेलेंट शेयर क्या चीज़ है? इक्विवेलेंट शेयर इन्होंने डिनोट किया वी से और उसको लिख दिया वी यू प्लस 1.6 टाइम्स टी यू बाई बी. मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया, मैंने यहाँ अलग से लिख भी दिया है, ये अपने को याद करना ही है दोस्तों. तो इक्विवेलेंट शेयर जो आपका पहले वी यू आप ले रहे थे डिज़ाइन शेयर फोर्स, उसमें टॉर्जन का भी इफेक्ट इन्होंने ऐड कर दिया है, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और उसको बना दिया है वी यू ई, यानी कि नया शेयर फोर्स.
अब इन्होंने क्या किया, द इक्वलेंट नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी ई, जैसे अपन टाउ वी निकालते थे ना, इसका इन्होंने नाम दे दिया है टाउ वी ई। अच्छा मैं एक पॉइंट नोट करवा देता हूँ, यहाँ पे वी ई वी लिखते हैं, मैंने वी यू ई लिखा है क्योंकि यार अपने को याद रहता है वी यू मतलब फैक्टर्ड, तो वी यू ई क्या हो गया, फैक्टर्ड इक्वलेंट शियर फोर्स। तो इन दिस केस शैल बी कैलकुलेटेड एज पर गिवन इन 40.1, वही मैंने आपको दिखाया, एक्सेप्ट फॉर सब्स्टिट्यूटिंग वी यू बाई वी ई। साफ बोल दिया है, अगर आपको डिज़ाइन करना है जहाँ जहाँ पे वी यू आप डालते थे ना स्टिरअप के केस में, या हो गया टाउ वी निकालते तो वी यू बाई बी डी कर देते थे, तो वहाँ क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है वी यू को, किससे, वी यू ई से। हमने कर दिया, तो हमारे को नया नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मिल गया कि नहीं, तो उसको मैंने टाउ वी यू ई से डिनोट कर दिया कि अपने लिए इन्होंने तो वही करा है जो करा है, और इक्वल्स टू वी यू बाई बी डी, सेम, बाकी सब कुछ सेम है। शेयर स्ट्रेस का तो कंसेप्ट बाकी सेम है, शेयर रिइंफोर्समेंट में भी कुछ चेंजेस आएंगे, वो भी मैं नीचे दिखाऊंगा। तो फॉर नाउ ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इन्होंने ये भी बोला है, कोड ने साथ साथ में ये भी बोला है, टाउ वी शैल नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्सिमम इन टेबल 20। टेबल 20 से हम टाउ सी मैक्सिमम निकालते हैं, उससे टाउ वी यू ई बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी सिंपल वर्ड्स में लिखने की बजाय मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें, तो नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। चलो, तो मतलब हमें डिज़ाइन इक्वलेंट शेयर फोर्स की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इक्वलेंट मूवमेंट की। तो इक्वलेंट मूवमेंट का भी फॉर्मूला है, एम यू इज इक्वल्स टू एम यू प्लस टी यू डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 1 प्लस डी बाई बी, ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कोड ने बोला है, ये तो मूवमेंट का है, ये डेड लोड और लाइव लोड की वजह से आता है, वो वाला इफेक्ट है। ये किसकी वजह से, ये टॉर्जन की वजह से। तो इसको किस सिंबल से डिनोट किया है, कोड ने एम टी से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे ये देखो एम टी प्लस एम यू, मैं तो इसे एम यू ई लिखता हूँ अपने लिए, जैसा अपना सिंपल चल रहा है। कोड ने इसको दिया है नाम E1, मैंने नहीं दिया है, मैं सिर्फ बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या, ऐसा लग रहा है ना मिस प्रिंट सा, आधा अधूरा सा, इसलिए इसको अच्छे से मैंने लिख दिया E1 यहाँ पे, इसलिए लिख दिया E1। साथ में और कोड ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो क्या दी है, वही क्या, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एम टी, यानी कि टॉर्जन वाले पार्ट की, एज डिफाइंड इन 41.4.2, यहाँ ऊपर जो डिफाइन किया है, एक्सीड्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोमेंट एम यू, यानी कि एम टी की वैल्यू एम यू से ज़्यादा है, longitudinal reinforcement shall be provided on flexural compression phase such that the beam can also withstand an equivalent moment ME2 given by ME2 is equals to MT minus MU. The moment ME2 being taken as acting in opposite sense to the moment MU. इतना मतलब इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैंने इसको ब्रेक किया है, इफ़ एम टी इज़ ग्रेटर देन एम यू, ठीक है सर, एम टी एम यू से बड़ा है, तो जो बीम डिज़ाइन कर रहे हो, पहले अपन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट लेते थे सिर्फ एम यू की वजह से, डबली रीइंफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन सिंगली रीइंफोर्स्ड हो तब भी अगर आपका एम टी एम यू से बड़ा है, इन दैट केस आपको कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट देनी है, और उस कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट को किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, एम ई टू के अकॉर्डिंग, और एम ई टू क्या है, एम टी माइनस एम यू। अच्छा, एक सेंस और लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर एम ई टू का जो सेंस है वो अपोजिट है एज कंपेयर टू एम यू, ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, भले इसे हम मार्क कर लेते हैं, इन द अपोजिट सेंस टू एम यू, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी तो आपने बात कही सर, ठीक है पीयूष सर आप बातें तो कर देते हो बढ़िया, कि इफ़ एम टी इज़ ग्रेटर देन एम यू, अब हम वो वाली पॉइंट तो बताओ, कोड ने अगर एम टी इज़ लेस देन एम यू, तो आपको वापस अब यहाँ आओ ऊपर वाले लाइन पे, मैंने ऊपर वाली लाइन की जगह सीधे भी यहाँ से यहाँ खुलवा दिया था, क्यों, अब देखो समझोगे। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, आप क्या कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट मतलब टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की यहाँ बात कर रहे होगे कहीं ना कहीं, उसको डिज़ाइन करना है इन दोनों के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारा एम टी एम यू से छोटा है, ओके, तो उस केस में आप एम यू के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करोगे। इसका मैं न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा नीचे, बट फिलहाल ये समझ लो कि अगर आपका एम टी एम यू से छोटा है, एम यू की जगह आप एम ई वन से डिज़ाइन करोगे,
आई एम सॉरी, मैं कुछ और बोल गया था, MU से नहीं, MU की जगह ME1 से डिज़ाइन करोगे। और यहाँ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे। ये जो दिखाई हुई हैं ये हैं क्या है, ये जैसे मैंने बीम डिज़ाइन में समझाई थी, हैंगर बार्स। हैंगर बार्स कोई लोड लेने के लिए नहीं बनाई जाती, सिर्फ आपका जो शियर रीइंफोर्समेंट है उसके लिए। तो ME1 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है जब MT इज लेस देन MU। when MT is greater than MU, then you have to provide a compressive reinforcement in the compression section। सिंपल बात, ये कोड कहता है। अब कोड ने एक और पॉइंट दिया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये शियर स्ट्रेस से रिलेटेड है, आपको समझ में आएगा। देखो, इफ टाउ VE एक्सीड टाउ C, सबसे पहली बार टाउ C कैसे निकालते थे अपन, टेबल नंबर 19 से निकालते थे, अपन देख चुके हैं पिछले लेक्चरों में। तो टाउ VE एक्सीड्स टाउ C, इफ टाउ VE एक्सीड्स टाउ C, यहाँ लिख दिया मैंने, बोथ longitudinal and transfer reinforcement shall be provided in accordance with 41.4। ओके, क्लॉज 41.4 क्लॉज के अकॉर्डिंग देना है आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ आओ, आपने ये डिज़ाइन मूवमेंट और डिज़ाइन शेयर फोर्स निकाला, ये निकाला, फिर आपने टाउ VE को चेक किया टाउ C के रिस्पेक्ट में। अब आपको वो टाउ VE बड़ा मिल गया एज कम्पेयर टू टाउ C, तो क्या करना है, हमें क्लॉज में लेके जाना है जो लॉन्गिट्यूडनल है शेयर रीइंफोर्समेंट, वो डिज़ाइन होगा इस 41.4, और 41.4 के ही लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कैसे डिज़ाइन होगा, इस तरीके से। और इसमें भी दो कंडीशन हो गई, दो कौन सी, अगर MT बड़ा है या फिर MT छोटा है। अगर MT बड़ा है तो कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट, MT छोटा है तो चुपचाप ME1 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दो। क्लियर। अब बात आएगी सर शेयर रीइंफोर्समेंट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। इस पर्टिकुलर केस के लिए आओ तो मैं शेयर रीइंफोर्समेंट भी दिखाते हैं। ये रहा, जब टाउ VE टाउ C से बड़ा है तो 41.4.3 यानी कि ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट में भी कुछ बदलाव आएगा। जो हम ASV निकालते आए हैं, टू लेग्ड hoop enclosed corner longitudinal bar shall have an area of cross section, ये ASV है, देख लो, इसलिए मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए ASV given by this formula। बढ़िया बड़ा चकाचक फॉर्मूला है, याद करने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता रखो कि टाउ VE ग्रेटर देन टाउ C है तो हमें ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का जो एरिया था अपन ASV निकालते थे, जो हमारा शेयर में हमने पढ़ा था बीम में, उससे नहीं निकलेगा, अब वो इससे निकलेगा। तो इस क्लॉज को देख के आप लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको आपके लिए इसको नीचे कर देता हूँ, आप पॉज करके सारा सब कुछ लिख सकते हो। ये तो हो गया सारा कि कौन सा सिंबल का क्या मीनिंग है, और ये रहे हमारा फॉर्मूला। नाउ लेट मी गेट बैक टू अदर पोर्शन। अभी तक कोड ने तो बात कर ली सर टाउ VE टाउ C से बड़ा है, और टाउ VE टाउ C से छोटा हो तब क्या करेंगे हम, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है, ये क्या है, टाउ VE कुछ नहीं यार, VU बाय BD वाले, यानी कि VUE सॉरी टाउ VE इज VUE डिवाइडेड बाय BD से निकला है। एक्चुअली VUE क्या है, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स से निकला शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस कंक्रीट के झेलने वाले शेयर स्ट्रेस से कम है, इसका मतलब हम क्या देते थे बीम के अंदर, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट लिखते थे जब हमने बीम के डिज़ाइन में शेयर पढ़ा था। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ कोड ने बोला है फॉलो करो, डिज़ाइन टेंशन स्टील एज पर MU नॉट ME1। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि आपको जो टेंशन स्टील है उसको डिज़ाइन करना है MU से, ना कि कोई ME1 से, अगर टाउ VE छोटा हो टाउ C से। लिख लेना है इसको नोटबुक में। प्लस जो शेयर रीइंफोर्समेंट है उसको 26.5.3 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। अच्छा सर ये क्या क्लॉज है, देखो ये दिखाता हूँ, ये रहा वो क्लॉज 26.5.3 साइड रीइंफोर्समेंट का, यानी कि टाउ VE टाउ C से कम है तो हम क्या बोलते हैं, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट। और मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट कैसे निकालोगे, MU है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ टेंशन स्टील, फिर AST बाय BD इंटू 100, तो यहाँ परसेंटेज टेंसाइल स्टील वर्सेस M जो भी है 20-25, फिर टेबल से निकाल लेते हो टाउ C, फिर VUS निकालते हो, VU माइनस V कॉन्क्रीट करके, एंड शेयर रीइंफोर्स डिज़ाइन कर देते हो। उस रीइंफोर्समेंट के साथ, वर्ड सुनना अच्छे से, उस
रीइंफोर्समेंट के साथ जो वर्टिकली हमने डिज़ाइन किया उसके साथ साथ आप साइड रीइंफोर्समेंट और दोगे। वो कैसे देनी है? अब यहाँ पे कोड ने बताइए वो देनी है दैट साइड रीइंफोर्समेंट इज ग्रेटर देन 0.1% ऑफ टोटल वेब एरिया। ये लिखा हुआ है। द टोटल एरिया ऑफ सच रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन का मतलब कैन बी ग्रेटर देन 0.1% ऑफ टोटल वेब एरिया। और बार्स को क्या करना है? बार्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू फेसेस। दोनों फेस, जैसे बीम है इसका फेस 1 फेस 2 है तो इन पे इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और साथ में ये इंफॉर्मेशन भी दी है कि बार्स कैन नॉट एक्सीड द स्पेसिंग ऑफ 300 mm और वेब थिकनेस जो भी इनमें से क्या हो, लेस हो। अब आपके मन में आएगा सर आपने ये d इज ग्रेटर देन 750 mm ये तो नहीं बताया। देखो ये साइड रीइंफोर्समेंट जो है 2 टाइम दी जा सकती है। कौन कौन से टाइम में? एक, जब टॉर्जन हो, क्योंकि हमारे यहाँ टॉर्जन हो रहा है, टॉर्जन का इफेक्ट आ रहा है, तो साइड रीइंफोर्समेंट दोगे इवन इफ d इज लेस देन 750 mm। इस बात को समझो अच्छे से। अगर तुम्हारा d सपोज करो 400 है और टॉर्जन भी लग रहा है, सो 450 है से, और टॉर्जन लग रहा है, तो क्या करना है? चुपचाप आना है, 0.1% ऑफ टोटल वेब एरिया दे देना है। और अगर तुम्हारे टॉर्जन नहीं लग रहा है, इफ टॉर्जन इज नॉट अप्लाइड बट कैपिटल D इज ग्रेटर देन 750 mm, उस केस में भी आप 0.1% ऑफ टोटल वेब एरिया दोगे। यानी कि 0.1% ऑफ टोटल वेब एरिया 2 कंडीशन में देना है। एक, जब D इज ग्रेटर देन 750 mm और कोई टॉर्जन नहीं लग रहा है, और व्हेन टॉर्जन इज अप्लाइड ऑन बीम्स। आ गई बात समझ में? चलिए नीचे चलते हैं। अब यहां देखते हैं इसका क्या मतलब है। बार्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 फेसेस। ठीक है, आपने कैलकुलेशन की, सपोज करो 0.1% टोटल वेब एरिया से निकल के आया तुम्हारा से 3.67 बार्स, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को 4 बार्स लगाने हैं, 4 बार्स, 2 इधर और 2 इधर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, आपने कहा ठीक है पीयूष सर ये बात आ गई। मैं कहता हूँ 2.67 बार्स निकल के आए से कैलकुलेशन में, तो इसका अप्रोक्सीमेशन हुआ 3 बार्स। अब मैं 3 बार्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? तो हमारा कोड क्या कहता है? इसने कहा है मिनिमम साइड रीइंफोर्समेंट मिनिमम 0.1% होनी चाहिए। 3 बार्स हैं, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो एक और बार बढ़ा दो, 3 + 1 कर दो 4। अब 4 को तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो 4 हो गई, 2 इधर 2 इधर, साइड रीइंफोर्समेंट इस तरीके से हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए। इस पर बहुत बड़े न्यूमेरिकल ना सब्जेक्टिव में है ना ऑब्जेक्टिव में, बहुत छोटे छोटे और छोटे पॉइंट्स पे न्यूमेरिकल हैं। जैसे गेट के आपको ये दिखाता हूँ, ESE में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। वो पूछ रहे हैं कि VUE बता दो, MUE बता दो, यानी कि जो आपने ME1 ME2 पूछा है बस उसी पे ही पूछ ले रहे हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं पूछ रहे। गेट ने फिर भी एक स्टेप आगे जाके थोड़ा सा मोर कंसेप्चुअल थिंग पूछी, तो वो देख लेते हैं। एट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी कि LSM की बात हो रही है। RCC बीम सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सुरल मूवमेंट ऑफ 200 kN/m, यानी कि MU गिवन है, shear फोर्स यानी कि VU, टॉर्क TU 9 kN/m, बीम इज 300 mm वाइड एंड हैज ग्रॉस डेप्थ ऑफ 425 mm, कैपिटल D P, इफेक्टिव कवर 25 mm। बहुत बढ़िया, तो स्मॉल d निकालने में आसानी हो गई, 400 mm। द इक्वलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ VE यानी कि इसने VUE डिवाइडेड बाय BD कर दिया हुआ है ना, एज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिज़ाइन कोड टर्न्स आउट टू बी लेसर देन डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ टाउ C ऑफ कॉन्क्रीट। आज खुद ही बता दिया इसने क्वेश्चन में, टाउ V इज लेस देन टाउ C, तो मैं खुद ही बता दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है? द इक्वलेंट शेयर फोर्स इज, इक्वलेंट शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या था? VU प्लस जो भी आया 1.60 डिवाइडेड बाय B, यही करा था, वही हमने फॉर्मूले में रख दिया। 1.6 × 9 डिवाइडेड बाय दिस, वी गॉट 68 kN। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये जो है ये अल्टीमेट है? आपने इसको MU बोल दिया, इसको VU बोल दिया, इसको TU बोल दिया, इसने तो कहीं भी नहीं लिखा है कि फैक्टर्ड है। देखो यार, मैंने नहीं सोचा, एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व किया तब समझ में आया। पहले मैंने मान लिया कि शायद फैक्टर्ड ही गिवन है, उसको सॉल्व करा तो ये आ गया। अब सपोज करो ये फैक्टर्ड नहीं होता तो मैं क्या करता? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करता,
इसको 1.5 से और ये 9 को 1.5 से। अगर अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 1.5 तो ये पक्का है कि 68 से तो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और ज़रा ऑप्शन देखो, 68 इज़ द बिगेस्ट वन, बाकी सब तो 68 से छोटा है। तो मैंने ऑप्शन से देख के समझा कि हाँ भाई ये अल्टीमेट जो है ये खुद ही गिवन है। कई बार ऐसे भी देखना पड़ता है। सो दिस इज दी, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं एक बार। द इक्वलेंट फ्लेक्सुरल मूवमेंट ME1 फॉर डिजाइनिंग द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन स्टील इज। अब इसने मूवमेंट पूछ लिया इक्वलेंट फ्लेक्सुरल का। अपन ने क्या पढ़ा था, MU इज इक्वल्स टू MU मतलब UE प्लस M ड्यू टू टॉर्जन वाला इफेक्ट, ठीक है, वो फॉर्मूला याद है। बट हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो ये कि जो टाउ VE है वो क्वेश्चन में ही गिवन था लेस है टाउ C से। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए मोमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा, MU। अभी अभी ऊपर समझाया मैंने अच्छे से कि MU हो जाएगा, ना कि कोई ME1 होगा। तो हटाओ MU ले लो, MU इज 200 किलो न्यूटन मीटर। देखो इतना सा ही क्वेश्चन था, गेट ने यही क्वेश्चन पूछा और आ गए तुम्हारे वो नंबर, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया। इतनी सिंपल इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही अटैक करते हैं ये लोग। अच्छा ये मैंने मेरी साइड से ऐड कर दिया कि अगर तुमसे शेयर रीइंफोर्समेंट पूछ लेता, अब सपोज करो गेट ने अब तक नहीं पूछा, अब आगे जाके चाहेंगे कि हम जो नहीं पूछा वो पूछ लें, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे और बोल देंगे शेयर रीइंफोर्समेंट। तो शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया कहाँ से निकालोगे, पहले तो हम डिज़ाइन मूवमेंट MU लेंगे, इससे निकालेंगे AST बाई BD, उससे कर लिया चेक, उससे आ गया VUS, उसके अकॉर्डिंग एक ASV यानी कि एरिया ऑफ शेयर निकाल लिया। ठीक है सर, वो वाला मैंने MU इफेक्ट के नाम से लिख दिया, प्लस 0.1% ऑफ वेब एरिया, वो भी मेरे को देना है, यानी कि दोनों देने हैं इवन व्हेन टाउ V इज लेस देन टाउ C। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे एक कनेक्टेड क्वेश्चन था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑल्दो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ शेयर बीम में, मुझे लगता है वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और इम्पॉर्टेंट जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ लिख दी है। जो मेन चीज़ है वो देखो, द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क हुज फैक्टर्ड वैल्यू, यहाँ बहुत अच्छा फैक्टर्ड वैल्यू लिखी हुई है, द स्टिरअप हैव टू बी प्रोवाइडेड टू कैरी शेयर फोर्स इक्वल टू कितना, शेयर फोर्स मांगा है इन्होंने इक्वलेंट, कॉन्क्रीट दे दिया, VU दे दिया, B दे दिया, D दे दिया। तो VU इज इक्वल्स टू VU प्लस 1.6 टाइम्स TU बाई B। सिंपल फार्मूला, VU पता है मेरे को 1.6 टाइम्स, टॉर्जन पता है फैक्टर 230, आई गॉट VU इज दिस थिंग। इसने मेरे से क्या पूछा है, द स्टीरअप्स, स्टीरअप्स क्या होते हैं, स्टीरअप वाला शेयर फोर्स, टोटल शेयर फोर्स में से कॉन्क्रीट में माइनस करना होता है। तो हमने देखो टोटल में से कॉन्क्रीट को माइनस कर दिया, तो 195.83 minus 44.16, so I got 151.67, 151.67 is answer is C. So this is how we're going to solve these problems. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्विसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग। सो टॉर्जन में तो यही था, और ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये 151.67, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर वाले में फिट कर सकते हो कि हाँ भाई इतना शेयर फोर्स आ गया है, अब इसके अकॉर्डिंग स्टीरअप्स निकाल ली हमने, ठीक है, प्लस साथ साथ में 0.1% ऑफ वेब एरिया और कर दो। ओके, so this is all from my side. Before leaving I request you guys कि बढ़िया बढ़िया यार लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ इसे, और मैं भी मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊंगा, अच्छा लगेगा। So till then keep revising, God bless you all, bye bye.